हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट का। ठीक है, इसी भर्ती के बारे में हम विस्तार से आज जानेंगे किन किन आरआरबी में वैकेंसी हैं, कितनी वैकेंसी हैं और इसके साथ साथ में इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स को जानेंगे, कब से फार्म भर पाएंगे, क्या फार्म भरते समय कोई त्रुटि हो जाती तो उसका करेक्शन करने का मौका मिलेगा, तो कैसे हम करेक्शन कर पाएंगे, फीस क्या रहने वाली है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होती है, कितने चरणों में कंप्लीट होने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है। इन सारे चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरु न्यू में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उनकी जानकारी आप तक मिल सके। हमारे बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, हमें प्यार देना चाहते हैं, फिर पता नहीं क्या ऐसा उनके मन में आता है वो उस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देता है। तो आपसे गुजारिश है एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़े दिन हमारे साथ रहिएगा, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन वैकेंसी से संबंधित आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, सो शुरू करते हैं। आज जो विज्ञापन है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट की 9,970 वैकेंसियों का विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन तो 29 मार्च 2025 को ही जारी हो गया था। ठीक है, लेकिन इसके ऑनलाइन आवेदन के जो फार्म है 12/4/2025 से भरे जाने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 11 मई 2025 को इसकी रहने वाली है। फीस की लास्ट डेट की बात करते हैं तो 13 मई 2025 तक रहने वाली। आप लोग कोशिश करिएगा जब फार्म भरें तो फार्म भरने के साथ पूरी प्रक्रिया एक साथ ही कंप्लीट कर दीजिएगा। जो भी फीस जमा करना है उसी समय जमा कर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आरआरबी की वैकेंसी है। बहुत सारे लोग इसमें आवेदन करते हैं तो लास्ट मोमेंट पे कई बार वेबसाइट जो है बिजी हो जाती है, तो फीस कटने में, फार्म भरने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप समय रहते इसको आवेदन करिएगा। समय रहते आवेदन करने से क्या होता है कि एक तो आपके फार्म में गलती की गुंजाइश कम होती है। लास्ट मोमेंट पे जब हम फार्म भरते हैं तो कई बार फार्म फिलअप करना पड़ता है, कई बार हम उसको रीचेक करते हैं, फिर सबमिट करते हैं, फिर फिलअप करना पड़ता है। तो इस कई बार उस प्रक्रिया में क्या होता है, कई बार बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाती है। तो उन मिस्टेक से बचने के लिए आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करिएगा। आपकी योग्यता में अगर आपका फंस रहा है और आपका मन है इसका आवेदन करने का और आप तैयारी कर रहे हैं, इसके तैयारी कर सकते हो, तो आप इसका समय रहते आवेदन ज़रूर करिएगा। अगर फिर भी आपके फार्म भरते समय कोई भी मिस्टेक्स हो गई है तो उसको करेक्शन के लिए भी आपको विंडो दिया जाएगा। वो 14 मई यानी लास्ट डेट होने के बाद 14 मई 2025 से 23 मई 2025 तक आपको करेक्शन का विंडो दिया जाएगा। लेकिन ये जो करेक्शन है इसके लिए नॉन रिफंडेबल 250 रुपये फीस का आपको भुगतान करना होगा। ठीक है, इसमें भी कुछ लिमिटेड करेक्शन ही कर पाएंगे, आपको काफ़ी फील्ड ऐसे होंगे जिससे आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फार्म भरते समय बहुत सारी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और एक साथ चीज़ ध्यान रखिएगा, एक कैंडिडेट एक आरआरबी के लिए ही आवेदन कर सकता है। बहुत सारी आरआरबी के लिए एक से एक कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सैलरी की बात करते हैं तो इनिशियल शुरुआत जो है 19,900 रुपये मासिक वेतन के साथ शुरुआत होगी। एज की बात करते हैं तो 18 से 30 साल तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज की गणना जो है 1 जुलाई 2025 को की जाएगी। जहाँ तक बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों के लिए तो ओबीसी के लोग जो है 33 साल तक के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए तो वो 35 साल तक मैक्सिमम एज तक के आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए जो है मैक्सिमम एज अगर जनरल कैटेगरी की है तो उसे 3 साल की छूट मिलेगी। उसका सर्विस पीरियड जो था उसको घटाने के बाद मैक्सिमम एज जो बचेगी उसमें 3 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, जनरल कैटेगरी अगर वो कैंडिडेट जो है ओबीसी कैटेगरी का एक्स सर्विसमैन का कोटा लगाता है तब उसे सर्विस पीरियड लेस करने के बाद 6 वर्ष की छूट मिलने वाली है। अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी का एक्स सर्विसमैन है तो उसे मैक्सिमम एज में 8 साल की जो है छूट मिलने वाली है उसके सर्विस पीरियड को माइनस करने के बाद।
इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी ग्रुप सी या ग्रुप डी में अगर रेलवे में काम करता है तो उसको मैक्सिमम एज में, एक जनरल कैटेगरी है तो 40 वर्ष तक का आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की तो मैक्सिमम एज 43 ईयर का तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर वहीं बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी जो कि रेलवे में ग्रुप सी या ग्रुप डी में एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए मैक्सिमम एज 45 ईयर तक की आप आवेदन कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है रेलवे के किसी संगठन में काम करता है या किसी कैंटीन में काम करता है तो अगर वो आवेदन करना चाहता है तो उसकी सेवा के एवज में मैक्सिमम 5 साल या जितने साल उसने सेवा की है उसमें जो सबसे कम होगा वही आपको मैक्सिमम एज में छूट मिल जाएगी। अब बात करते हैं जहाँ तक फीमेल कैटेगरी, तो फीमेल किसी भी कैटेगरी के लिए है तो उसे मैक्सिमम एज में, जो जनरल कैटेगरी की अगर कोई महिला है तो उसे 35 साल तक की महिला जो आवेदन कर पाएंगी। वहीं ओबीसी की कैटेगरी की कोई महिला है तो मैक्सिमम एज 38 साल तक की उम्र की महिला आवेदन कर पाएंगी। एससी एसटी कैटेगरी की कोई महिला है तो मैक्सिमम एज 40 ईयर्स तक की जो है उसमें आवेदन कर पाएंगी, एलिजिबल है उसके लिए। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं, हाँ ये चीज़ जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि सिंगल आरआरबी के लिए ही आप आवेदन कर पाएंगे। उस सिंगल आरआरबी में जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जोन में आपकी प्रायोरिटी दे सकते हैं। जोन में जैसे आप नॉर्दर्न जोन में अप्लाई करना चाहते हैं, पहला रैंक उसे दे दीजिए, या पश्चिमी रेलवे में करना चाहते हैं तो वो उस टाइप के आपके जोन्स होंगे जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो जोन वाइज आप अपनी प्रायोरिटी दे सकते हैं, पहला जोन कौन सा रखेंगे, दूसरा जोन कौन सा रखेंगे, तीसरा जोन कौन सा रखेंगे। तो जोन वाइज वैकेंसी भी आपको है, वो वैकेंसी का चार्ट भी आपको आगे हम आपके उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। तो आवेदन शुल्क की बात करते हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये शुल्क रहने वाला है। वहीं फीमेल किसी भी कैटेगरी की है, एससी एसटी और हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लोग जो है जो फीस क्या है वो 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ठीक है, ये जो फीस आपको जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 500 रुपये का भुगतान करेंगे तो जैसे ही ये सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देंगे तो आपको 500 में 400 रुपये फीस आपकी रिफंड आ जाएगी। वही बात करते हैं फीमेल कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी के लिए, तो ये जब सीबीटी का एग्ज़ाम देंगे, पहले एग्ज़ाम सीबीटी फर्स्ट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें 250 रुपये इनको फीस रिफंड आ जाएगी। तो इसीलिए जब फार्म आप भरें तो फार्म भरते समय आपसे अकाउंट नंबर भी मांगा जाएगा, आईएफएससी कोड भी मांगा जाएगा और किसके नाम पे अकाउंट है वो सब चीज़ें डिटेल जो है बहुत बारीकी से चेक करिएगा, ताकि जो फीस आप सीबीटी एग्ज़ाम देने के बाद जो आपको फीस रिफंड होनी है वो आपके खाते में वापस आ पाए। ठीक है, और अकाउंट जो है वो कोशिश करिएगा आप अपना ही पर्सनल अकाउंट डालिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट की जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो बेसिकली 5 चरणों से होकर गुजरने वाली है। पहले 2 चरण में तो इसमें रिटन एग्जाम होने वाला है जिसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा। थर्ड में जो है सीबीएटी होगा जो कि बैटरी टेस्ट जिसे बोलते हैं। चौथा चरण जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पाँचवा चरण जो है मेडिकल होगा। इन 5 चरणों से होकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और मेरिट आपकी बनेगी। उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा उस आरआरबी के लिए जिस आरआरबी में आपने आवेदन किया है। ठीक है, तो आरआरबी का चुनाव कैसे करें इसके लिए बहुत ध्यान रखिएगा कि देखिए एक आरआरबी से दूसरी आरआरबी में ट्रांसफ़र बड़ी मुश्किल से होता है। ठीक है, ये मान के लिए कि ना के बराबर ही होता है, फिर भी आप उच्च अधिकारियों के साथ अगर बात करते हैं तो अगर आपको ट्रांसफ़र लेना भी पड़ता है या रेलवे करती भी है तो कम से कम 5 से 10 साल की सर्विस जो है आपको अपने आरआरबी में ही करना ही अपने आरआरबी में करना ही होगा। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी में आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वरना ये मान के चलिए कि ट्रांसफ़र आप जिस आरआरबी के लिए कर रहे हैं उसी आरआरबी में ही आपको पूरा होल लाइफ आपको जॉब करनी है। ठीक है, तो जिस आरआरबी में आप इजीली आप काम कर सके उसी आरआरबी का चुनाव करिएगा फार्म भरते समय। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सीबीटी फर्स्ट। तो सीबीटी फर्स्ट का जो पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है इसके लिए हम बात करते हैं। तो इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो 60 मिनट का टाइम होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस की संख्या 75 होने वाली है। मार्क्स की बात करते हैं तो 75 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, प्रत्येक गलत आंसर पे जो है 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जहाँ तक बात करते हैं पेपर पैटर्न का सीबीटी फर्स्ट के लिए, तो ये 3 सेक्शंस में पेपर होगा। इस पहला सेक्शन आपका मैथ का आएगा, दूसरा सेक्शन आपका मेंटल एबिलिटी का आएगा, तीसरा सेक्शन आपका जनरल साइंस होगा जो कि आपके 10th लेवल का होगा।
जिसके क्वेश्चंस आपके 10th लेवल के पूछे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टफ आपके नहीं, इसमें आपका फिजिक्स से, इसमें आपका केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, फिजिक्स है, इससे संबंधित आपके सारे क्वेश्चंस आपके 10th लेवल के आपके पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सीबीटी 2 जो लोग क्वालिफाइड करेंगे सीबीटी 1 उनके लिए मौका मिलेगा सीबीटी 2 को, ठीक है। तो सीबीटी 1 से जो है 15 गुना लोग जो है, जितनी वैकेंसी होंगी उस जिस आरआरबी में आपने अप्लाई किया उस आरआरबी में, उस जोन में जितनी वैकेंसी, उस आरआरबी में जितनी वैकेंसी होंगी उसके 15 गुना लोग जो है सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाइड कराए जाएंगे, ठीक है। इसमें जो पेपर पैटर्न होगा उसमें 2 पैटर्न में पेपर्स होगा, ठीक है। तो इसका लिए जो टाइम मिलने वाला है, टोटल टाइम पीरियड 2.5 घंटे का टाइम पीरियड मिलने वाला है, ठीक है। तो पहला सेक्शन इसमें 90 मिनट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा सेक्शन जो है 60 मिनट का होगा जिसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। प्रत्येक गलत आंसर पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली है, ठीक है। तो आप सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए का जो सिलेबस में रहने वाला है उसमें मैथ का एक सेक्शन आएगा, ठीक है। दूसरा सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आने वाला है। थर्ड सेक्शन जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो आपका 60 मिनट 75 क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का आएगा। तो जो मेरिट आपकी बनेगी सीबीटी 2 के जो सेक्शन ए में, यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, इसी के नंबरों के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। जो आपका बी सेक्शन होगा जिसमें 60 मिनट आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। उसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो है किस योग्यता को धारित करते हैं, अपनी योग्यता के हिसाब से आपके इसमें क्वेश्चंस आएंगे। जैसे सपोज करिए आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो भी विभिन्न जो आपके ट्रेड्स हैं उसमें अगर आपने कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डिग्री कर रखी है तो उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाए। जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, वायरमैन है, आर्मेचर है, इसके अलावा और कॉइल बाइंडर है, रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के बारे में है। इस तरह की जो ट्रेड विषय है उससे संबंधित होंगे। दूसरे में बात करते हैं अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से संबंधित तो किसी भी ट्रेड से आपने जो है डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो और टीवी से जैसी आपको ट्रेड विषय पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगर आपकी योग्यता जो है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी ट्रेड से आपने कर रखा है, ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो उसमें फिटर से संबंधित, मैकेनिक मोटर वाहन है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, ठीक है, मैकेनिक डीजल है, टर्नर है, इसके बाद मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनिंग है, मैकेनिकल हीट इंजन है, मिलराइट और मेंटेनेंस मैकेनिक है। तो इस तरह के आपके इस तरह के विषयों से आप संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपकी योग्यता ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी ट्रेड से है, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट या आपने कोई डिग्री कर रखी है, तो आपसे जो है मैकेनिक मोटर वाहन, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन मैकेनिक जैसे सब्जेक्ट जो संबंधित ट्रेड या संबंधित विषय से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अब अगर जिस किसी को आवेदन करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वालिफिकेशन के लिए हम बात करते हैं तो इसके लिए सिंपल हाई स्कूल अगर आपने कर रखा है, साथ में आईटीआई कर रखा है, आईटीआई आपने मैकेनिकल से कर रखा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, ठीक है, ऑटोमोबाइल से कर रखा है, फिटर से कर रखा है, ठीक है। तो संबंधित ट्रेड आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस ट्रेड में से किसी भी ट्रेड से अगर आप संबंधित अगर आपने कोई आईटीआई सर्टिफिकेट कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपने हाई स्कूल के साथ 3 वर्षीय कोई डिप्लोमा यानी जीटीआई से संबंधित सेम कोर्स कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स की जो ट्रेड विषय है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई डिग्री कोर्स कर रखा है, बीटेक कर रखा है, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी ट्रेड से अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन करने के लिए आपको संबंधित जो है आरआरबी
की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से आप आवेदन कर पाएँगे। जो वेबसाइट के लिंक है आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, इनमें से जिस भी आरआरबी में आपको आवेदन करना होगा, उस आरआरबी की वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इस विज्ञापन से संबंधित अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई प्रश्न हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। लास्ट में आप लोगों से पुनः आग्रह है, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और इसके अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि इस भर्ती का लाभ ना सिर्फ आपको मिले बल्कि आपके दोस्त और रिलेटिव्स को मिल सके। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और भर्ती में नए विज्ञापन के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अरविंद कुमार गुरुजी यूट्यूब चैनल। नमस्ते।